आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम जिस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर किन किन जनरेशन से होकर हमारे पास पहुंचा है या किन किन पीढ़ियों से गुजरा है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बारे में। पहली पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था वो था 1940 से लेकर 1956 तक। यह वह समय था जब कंप्यूटर तकनीक का प्रारंभिक विकास शुरू हुआ था। उस दौर में कंप्यूटर को आम लोगों के लिए नहीं बल्कि विशेष उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। जब कंप्यूटर को बनाया गया था तो आम लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। कंप्यूटर को बनाया गया था कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए। अब ये विशेष कार्य क्या, जैसे वैज्ञानिक अनुप्रयोगों, गणनाओं और सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए ही कंप्यूटर को उपयोग में लिया जाता था। क्योंकि जब कोई युद्ध होता था तो दुश्मन के द्वारा जो कोड जारी किए जाते थे, दुश्मन के कोड को तोड़ने के लिए और रॉकेट की दिशा को निर्धारित करने के लिए या फिर परमाणु परीक्षणों की गणना जैसे कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता को महसूस किया गया। और ये जरूरत पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ने पूरी की। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे और वो बहुत भारी भी होते थे। इन्हें केवल बड़े सरकारी संस्थानों में और बहुत बड़ी लैब के अंदर ही रखा जाता था। अब बात करते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो सबसे पहली विशेषता पाई गई वो थी आकार। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो साइज था यानी कि जो आकार था वो बहुत बड़ा होता था। ये इतने विशाल थे कि इन्हें रखने के लिए एक पूरा कमरा होता था। इनके मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब, वायरिंग सिस्टम, स्विच और कूलिंग सिस्टम बहुत जगह घेरते थे। जैसा कि आप अपनी इमेज के अंदर एक कंप्यूटर को देख पा रहे हो और ये कंप्यूटर जो है ये फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है। पहली पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। इन कंप्यूटरों का जो वजन था वो टनों में होता था। कितना टन? इनका वजन लगभग 30 टन के आसपास होता था और इसमें 18,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। एक कंप्यूटर के अंदर 18,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। इन्हें रखने के लिए करीब 1800 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती थी। अब फिर उससे मुख्य बिंदु की बात करते हैं। इन्हें ठंडा रखने के लिए विशेष एसी सिस्टम और भारी मशीनरी की जरूरत होती थी। ये इतनी जगह घेरते थे कि एक कंप्यूटर को चलाने और संभालने के लिए कई ऑपरेटरों की हमारे को आवश्यकता पड़ती थी। आज आप अपने कंप्यूटर को अकेले चला लेते हो, लेकिन उस टाइम जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनको चलाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरी विशेषता है टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो तकनीक को काम में लिया गया या जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई वो थी वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब जो थे ये ट्यूब्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित करने का काम करती थी, लेकिन ये आकार में बड़ी और गर्मी पैदा करने वाली होती थी। जो आप एक इमेज देख पा रहे हो ये इमेज वैक्यूम ट्यूब की इमेज है। ये क्या है कि वैक्यूम ट्यूब है और इस बड़ी इमेज में आपको एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर दिखाई दे रहा है और इसमें बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब आपको लगी हुई दिखाई दे रही है। एक कंप्यूटर में 18,000 तक वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती थी। तीसरी विशेषता देखते हैं। तीसरी विशेषता है मेमोरी यानी कि स्मृति। मेमोरी के रूप में पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो यूज किया गया था डिवाइस वो था चुंबकीय ड्रम यानी कि मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। रैम और रोम जैसी उन्नत मेमोरी उस समय नहीं होती थी। आज जो मेमोरी हम यूज कर रहे हैं, रैंडम मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी, ये मेमोरी उस टाइम के कंप्यूटरों में यूज नहीं होती थी। चौथी जो विशेषता है वो है प्रोग्रामिंग भाषा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो भाषा यूज की गई वो थी मशीनी भाषा। प्रोग्रामिंग के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग होता था जिसमें केवल 2 डिजिट थे, 0 और 1। मशीनी भाषा बोल सकते हो आप, बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हो। जैसा कि आप एक कोड आपको दिखाई दे रहा है, जब भी आप कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम लिखते हो तो वो एक कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है। कंप्यूटर केवल उस कोड को समझता है, ना कि अपने दिए गए निर्देशों को समझता है। तो ये कोड लैंग्वेज यानी कि मशीनी भाषा में लिखे जाते थे जिन्हें कंप्यूटर समझता था और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता था। नेक्स्ट, गति और आकार। फर्स्ट पीढ़ी की कंप्यूटरों की गति बहुत धीमी होती थी
हजारों निर्देश प्रति सेकंड यूज होते, तब तो मिलियंस निर्देश हम प्रति सेकंड दे सकते हैं, लेकिन उस टाइम केवल निर्देशों की संख्या हजारों में प्रति सेकंड थी। आकार बहुत बड़े होते थे, यानी कि कंप्यूटर पूरे कमरे को घेर लेते थे। विश्वसनीयता, इन कंप्यूटरों पर कितना विश्वास किया जा सकता था, यानी कि रिलायबिलिटी। वैक्यूम ट्यूब जल्दी खराब हो जाती थी, जिससे कंप्यूटर अक्सर क्रैश हो जाते थे। इन कंप्यूटरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था। जो भी हमने इन कंप्यूटरों को डाटा दिया है काम करने के लिए, वो काम पूरा होगा या नहीं, या कंप्यूटर बीच में ही क्रैश हो जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। तो इन कंप्यूटरों पर विश्वसनीयता थोड़ी कम होती थी कि काम पूरा होगा या नहीं। आगे ऊर्जा की खपत की अगर बात की जाए, यानी कि पावर कंजप्शन की अगर बात की जाए, आकार बहुत बड़ा होता था तो ऊर्जा की खपत भी बहुत बड़ी मात्रा में होती थी। अत्यधिक बिजली की खपत होती थी और ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती थी। इन कंप्यूटरों में देखो, अगर मशीन बड़ी होगी और तो पावर की ज्यादा आवश्यकता होगी, और पावर की अगर ज्यादा आवश्यकता होगी तो वहां पर गर्मी भी ज्यादा पैदा होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर का नाम है ENIAC। ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये कंप्यूटर बनाया गया था 1946 के अंदर, और इस कंप्यूटर की विशेषता थी कि यह पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर क्या था? पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज का मतलब है जिसे हर किसी काम में लिया जा सकता था। ओके, तो ये पहला कंप्यूटर जो 1946 में बनाया गया था, नाम था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। सेकंड, दूसरा कंप्यूटर देखते हैं। दूसरा कंप्यूटर था EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी बनाया गया था 1950 के अंदर, और इस कंप्यूटर की विशेषता थी कि ये बाइनरी सिस्टम पर आधारित था। कौन सी लैंग्वेज में काम करता था? बाइनरी लैंग्वेज पर ये कंप्यूटर काम करता था। तीसरा जो कंप्यूटर है वो है यूनिवेक। यूनिवेक 1 कंप्यूटर जो था उसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनि से यूनिवर्सल, और ए से बन जाएगा ऑटोमेटिक, और सी से बनेगा कंप्यूटर। इसको बनाया गया था 1951 के अंदर, और इस कंप्यूटर की विशेषता थी कि यह पहला बिजनेस के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कंप्यूटर था। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे आता है IDSAC, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिले, एस से स्टोरेज, ए से ऑटोमेटिक और सी से कैलकुलेटर। इस कंप्यूटर को बनाया गया था 1949 में, और यह पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। अब देखो, पहली पीढ़ी की कंप्यूटरों में कुछ लिमिटेशन पाई गई, कुछ उसकी सीमाएं थी। वो क्या सीमाएं थी? कि ये कंप्यूटर बहुत अधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे, इनका आकार बहुत बड़ा था, और आकार बड़ा होने के कारण इनका रख रखाव थोड़ा कठिन था और महंगा भी पड़ता था। प्रोग्रामिंग कठिन थी और समय लेने वाली होती थी, यानी कि इन कंप्यूटरों में अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते थे, वो प्रोग्राम बनाने में भी मुश्किल होते थे। प्रोग्राम को जब आप रन करते थे तो वो समय लेने वाले होते थे। काफी समय लेने के बाद आपको रिजल्ट मिलता था। सीमित संग्रहण क्षमता, आज की भांति आप जीबी में डाटा स्टोर करते हो, टीबी में स्टोर करते हो, ऐसा कुछ नहीं था। डाटा स्टोर करने की जो क्षमता थी वो बहुत ही कम हुआ करती थी। आगे कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, योगदान की बात करते हैं। कंप्यूटर युग की नींव रखी गई, डेटा प्रोसेसिंग और गणना में मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ, नई तकनीकों की दिशा में ये पहला कदम साबित हुआ। अब आगे जानते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन थी, या कंप्यूटर का जो दूसरा युग था, वो माना जाता है 1956 से लेकर 1963 तक। सेकंड पीढ़ी 1956 में शुरू हुई और 1963 में खत्म हुई। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कंप्यूटरों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि इस दौर में तकनीकी बदलावों के कारण कंप्यूटर पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और उपयोगी बन गए। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर उसकी जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल शुरू हो गया था। ट्रांजिस्टर आकार में बहुत छोटे होते थे, बिजली कम खर्च करते थे और बहुत कम गर्मी उत्पन्न करते थे। इसकी वजह से कंप्यूटर न केवल आकार में छोटे हो गए, बल्कि गति में तेज, कम बिजली खपत करने वाले और लंबे समय तक चलने वाले बन गए। तो अब देखते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की कुछ मुख्य विशेषताएं। वही सेम पहली विशेषता टेक्नोलॉजी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, लेकिन दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हो चुका था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटे, तेज और कम गर्मी उत्पन्न करने वाले होते थे। इससे कंप्यूटर की गति, विश्वसनीयता और दक्षता में बहुत
सुधार हुआ। अब जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये ट्रांजिस्टर है। इन ट्रांजिस्टरों का यूज सेकंड पीढ़ी की कंप्यूटरों में शुरू हो चुका था। दूसरी विशेषता स्मृति। मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का यूज मेमोरी डिवाइस के रूप में किया जाने लगा। अब डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का यूज होने लगा, जो क्या था, पहले से ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकते थे। तीसरी विशेषता कंप्यूटरों का आकार। देखो, वैक्यूम ट्यूब का साइज बड़ा था जिससे कंप्यूटर का आकार बड़ा होता था, लेकिन इसमें क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग हो गया जिससे कंप्यूटर का आकार पहले की तुलना में काफी छोटा और सुविधाजनक हो गया था। इसका मुख्य कारण था वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर बहुत छोटे और कम गर्मी पैदा करते थे जिससे कंप्यूटर का आकार घट गया यानी कि छोटा हो गया। अब कंप्यूटरों को रखने के लिए एक कमरे की बजाय एक टेबल या छोटी अलमारी जितनी जगह ही चाहिए होती थी, जैसा कि आपको इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है। इन्हें साधारण ऑफिस या प्रयोगशालाओं में भी रखा जा सकता था। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें से कुछ कंप्यूटर तो रेफ्रिजरेटर के आकार के बन गए, यानी कि जो आकार आपके फ्रिज का है उतना आकार सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों का भी हो गया। अब कंप्यूटर आम कार्यालयों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका आकार लगभग एक बड़ी अलमारी जितना हो गया था और इसी कमरे में आसानी से फिट किया जा सकता था। विशेषताएं हम देख रहे हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों की। आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई वो इस प्रकार है। देखिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग भाषा का बड़ा विकास हुआ। पहली पीढ़ी में सिर्फ मशीनी भाषा यानी कि 0 और 1 का प्रयोग होता था, लेकिन दूसरी पीढ़ी में इंसानों के लिए समझने योग्य उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग के लिए अब सिर्फ मशीनी लैंग्वेज नहीं, असेंबली लैंग्वेज का भी उपयोग शुरू हो गया। दो तरह की लैंग्वेज सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों में यूज होती थी। पहली असेंबली लैंग्वेज और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं तो मशीनी भाषा से बेहतर, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर से जुड़ी होती थी। ये हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग होती थी। इसमें सिंबॉलिक कोड जैसे ऐड, सब, मूव का प्रयोग होता था। यह मशीन के काम को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी होती थी। हाई लेवल लैंग्वेज में जो भाषाएं यूज हुई उनमें है फोर्ट्रान भाषा, जिसका उपयोग वैज्ञानिक और गणना के कार्यों के लिए हुआ। कोबोल भाषा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी कि व्यापारिक डाटा प्रोसेसिंग के कार्यों के लिए। एल्गोल भाषा का यूज गणितीय और वैज्ञानिक कार्यों के लिए। नेक्स्ट विशेषता है गति और आकार। ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर अधिक तेज हो गए और विश्वसनीय भी हो गए। आगे है विश्वसनीयता। ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक डिस्क के कारण कंप्यूटर अधिक तेज और विश्वास पात्र बन गए। ऊर्जा की खपत, पावर कंजप्शन की अगर बात की जाए तो आकार छोटा होने के कारण ऊर्जा कम खपत होने लगी। बेच प्रोसेसिंग सिस्टम का भी उपयोग शुरू हो चुका था सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटरों में। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो है 1964 से लेकर 1971 तक। तीसरी पीढ़ी का दौर कंप्यूटर के इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा, जिससे कंप्यूटर और भी तेज, छोटा और सस्ता और शक्तिशाली बन गया। सस्ता भी हो गया और क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर तकनीक ने एक बड़ी छलांग लगाई। अब कंप्यूटर तेज, सस्ते और सामान्य उपयोग में आने वाले बन गए। कंप्यूटर अब शिक्षा के क्षेत्र में यूज होने लग गया। कंप्यूटर अब प्रशासनिक कार्यों में यूज होने लग गया। कंप्यूटर अब व्यापार के लिए भी यूज होने लगा और कंप्यूटर दैनिक जीवन में या स्कूल कॉलेज के अंदर शिक्षा के कार्यों के लिए भी यूज किया जाने लगा। तीसरी पीढ़ी की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी। आईसी से क्या हुआ, एक आईसी में कई ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर लगा दिए गए। ऐसा करने से आकार कई गुना छोटा हो गया। इससे कंप्यूटर की गति, क्षमता, विश्वसनीयता में भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ। दूसरा, स्मृति। अब मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया जाने लग गया। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाने लग गया। और तीसरी, ड्रम मेमोरी कम उपयोग में लाई जाती थी। ड्रम मेमोरी जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में यूज की जाती थी उसका थर्ड जनरेशन में यूज बहुत ही कम कर दिया गया।
ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें जो कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है ये थर्ड जनरेशन का एक कंप्यूटर है। कंप्यूटरों का आकार, तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार पहले की दोनों पीढ़ियों की तुलना में काफी छोटा हो गया और कॉम्पैक्ट भी हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी आईसी का उपयोग। कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। आईसी क्या थे? आकार में छोटे होते थे और बहुत हल्के होते थे। अगर आकार छोटा हो गया इनकी वजह से तो कंप्यूटर का आकार भी बहुत छोटा हो गया। अब कंप्यूटर का आकार डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसा हो गया। आज जो कंप्यूटर आप यूज करते हो उससे मिलते जुलते कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में आ गए थे। आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इसमें आपको एक मॉनिटर और एक मशीन दिखाई दे रहा है। देखो ये थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो हमारे कंप्यूटर से कुछ मिलता जुलता हमारे को दिखाई दे रहा है। कम बिजली और ठंडक की जरूरत बहुत कम होती थी, ऑफिस और स्कूल में रखी जा सकती थी। अब कंप्यूटर का आकार इतना छोटा हो गया कि इनको एक टेबल के ऊपर रख सकते थे और इनका उपयोग स्कूल में, ऑफिस में किया जाने लगा। कंप्यूटर लैब में हर जगह इनका यूज अब शुरू हो चुका था। प्रोग्रामिंग भाषाओं की अगर बात की जाए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग भाषाओं का बहुत तेजी से विकास हुआ। इस दौर में कंप्यूटर ज्यादा समझदार और तेज हो चुके थे, इसलिए अब उच्च स्तरीय भाषाओं में हाई लेवल लैंग्वेज का अधिक प्रयोग होने लगा, जिसमें प्रोग्रामिंग आसान, व्यवस्थित और बहुउपयोगी बन गई। कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं की अगर बात की जाए तो इसमें सी लैंग्वेज का आरंभ हो चुका था। बेसिक यानी कि बेसिक लैंग्वेज का आरंभ हुआ। कोबोल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। फोर्टोन और पास्कल जैसी भाषाओं का यूज इस पीढ़ी में शुरू हो चुका था। गति और आकार की अगर बात की जाए, स्पीड एंड साइज, अब कंप्यूटर टेबल पर रखे जा सकने वाले हो गए। बिजली की खपत और गर्मी उत्पन्न होना पहले से काफी कम हो चुका था। कम लागत हो गई, अधिक उपयोग, यानी कि कंप्यूटर की कीमत घट गई और कंप्यूटर के जो उपयोग थे वो ज्यादा हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास, आज आप विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हो। इन ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हो चुका था। अब कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे जिससे एक साथ कई कार्यों को करना संभव हो गया था। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में एक साथ कई कार्य करना मुश्किल होता था। अब बात करते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का आरंभ 1971 से लेकर 1980 के दशक को माना जाता है। चौथी पीढ़ी का समय वह समय है जब कंप्यूटर तकनीक ने वास्तविक क्रांति ला दी थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का यूज होने लगा, जिसकी मदद से माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, जिसमें कंप्यूटर का आकार और लागत दोनों ही बहुत ही कम हो गए। आपको एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें एक कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है और ये कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो माइक्रो प्रोसेसर का आरंभ हो चुका था इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में। अब पूरा कंप्यूटर एक CPU यानी कि एक एकल चिप, सिंगल चिप पर आ गया। लाखों ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर होते थे। यह तकनीक VLSI तकनीक कहलाई। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। दूसरी विशेषता स्मृति, मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि HDD का आरंभ हो चुका था। फ्लॉपी डिस्क का यूज होने लग गया। कॉम्पैक्ट डिस्क CD और DVD का भी आरंभ हो चुका था। कंप्यूटर का आकार, माइक्रो प्रोसेसर के कारण कंप्यूटर का आकार बहुत ज्यादा छोटा हो गया। इतना छोटा हो गया कि इसे हम एक टेबल पर, एक ऑफिस में, घर के टेबल पे बड़ी आसानी से रख सकते थे और काम भी कर सकते थे। इससे कंप्यूटर के सर्किट, मदरबोर्ड और यूनिट का आकार बहुत छोटा हो गया। PC का जन्म हुआ। पर्सनल कंप्यूटर का विकास इसी पीढ़ी के कंप्यूटरों के साथ शुरू हुआ। अब कंप्यूटर को टेबल पर रखकर आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था। IBM, एप्पल जैसे ब्रांड के पर्सनल कंप्यूटर आम उपयोग में आ गए। ये वो पीढ़ी थी जब कंप्यूटरों का यूज आम जनता के लिए ओपन हो गया। हर कोई व्यक्ति कंप्यूटर को अब खरीद सकता था और अपनी जरूरत के हिसाब से यूज भी कर सकता था। पोर्टेबल कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप, नोटबुक और मिनी कंप्यूटर का आगमन हुआ। इनकी शुरुआत हो चुकी थी। अब कंप्यूटर को कंधे पर टांगा जा सकता था। घर और ऑफिस के लिए अनुकूल, आप कंप्यूटर को घर में लगाकर भी काम कर सकते थे। आप कंप्यूटर को ऑफिस में ले जाकर भी काम कर सकते थे। अब इतना आकार छोटा हो गया कि स्कूल, कॉलेज
हॉस्पिटल, बैंक, हर जगह कंप्यूटर का यूज दिखाई देने लग गया या आम लोग भी इन कंप्यूटरों का भी यूज शुरू कर चुके थे। प्रोग्रामिंग भाषाओं की अगर बात की जाए तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यानी कि 4GL लैंग्वेज का उपयोग होने लग गया, जिनका उद्देश्य था कम कोड में ज्यादा काम और यूजर कोडिंग से दूर रहकर परिणाम तक पहुंचता था। 4GL लैंग्वेज की कुछ विशेषताएं: कम कोडिंग, तेज विकास, यूजर फ्रेंडली, हर कोई चला सकता था, डेटाबेस के साथ बेहतर कार्य, रिपोर्टिंग और क्वेरी में दक्ष। और यहाँ पर कुछ भाषाएं और कुछ विशेषताएं उनकी बताई गई है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उनकी विशेषताओं की बात करते हैं। भाषा SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस के लिए यूज की जाती है, डाटा को खोजना, डाटा को जोड़ना और डाटा को अपडेट करने के लिए। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेबसाइट और वेब डिजाइनिंग के लिए काम में ली जाती थी। RPG रिपोर्ट प्रोग्रेस जनरेटर, रिपोर्ट बनाने के लिए इस भाषा का यूज किया जाता था। मतलब लैंग्वेज का यूज वैज्ञानिक और गणितीय विश्लेषण के लिए। SAS लैंग्वेज का यूज डाटा एनालिसिस और रिपोर्ट बनाने के लिए। ओरेकल फॉर्म और रिपोर्ट बड़े डाटा आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए। पाइथन लैंग्वेज जिसकी शुरुआत 1980 में हुई। गति और आकार की बात की जाए यानी कि स्पीड एंड साइज, गति और क्षमता में जबरदस्त सुधार हुआ। कंप्यूटर अब बिलियन निर्देश प्रति सेकंड, गीगा इंस्ट्रक्शन की गति से काम करने लगे। रैम, रोम, हार्ड डिस्क और अन्य स्टोरेज डिवाइस बहुत उत्पन्न हो गई। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में रैम, रोम और हार्ड डिस्क का यूज शुरू हो चुका था। इंटरनेट और नेटवर्किंग की शुरुआत हुई। इस पीढ़ी में लैन, वैन और वाईफाई जैसी तकनीकों का विकास हुआ। कंप्यूटर अब वैश्विक रूप से जुड़ने लगे, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संपर्क करने लग गया। इंटरनेट के आरंभ से, वैन के आरंभ से हम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना सीख चुके थे। यूजर फ्रेंडली GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस और माउस के कारण कंप्यूटर को चलाना बहुत आसान हो गया। विंडो, मैक OS, लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे मार्केट में। अब कंप्यूटरों का उपयोग शिक्षा, व्यवसाय, बैंकिंग, रेलवे, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य आदि कार्यों के लिए भी ओपन हो चुका था। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की बात करते हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980 के बाद का जो दशक था, पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हो चुका है। मशीन लर्निंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग और सुपर फास्ट परफॉर्मेंस जैसी आधुनिक तकनीकों और विकास शामिल है। यह पीढ़ी अभी भी विकसित हो रही है और भविष्य को आकार दे रही है। यानी कि हम जिस पीढ़ी में जी रहे हैं, जिस पीढ़ी में हम आज काम कर रहे हैं, वो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन मानी जाती है। वैसे माइक्रो प्रोसेसर के बाद में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई, इसलिए कंप्यूटर की सिक्स्थ जनरेशन अभी तक नहीं बनी। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी जनरेशन आ चुकी है। आपका जो माइक्रो प्रोसेसर हम कंप्यूटर में यूज करते हैं उसकी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, अब यहाँ तक कि 12वीं या 13वीं जनरेशन तक ये प्रोसेसर पहुंच चुका है। लेकिन कंप्यूटर की जनरेशन नहीं बदली क्योंकि प्रोसेसर वही है, प्रोसेसर नहीं बदला। प्रोसेसर की जगह अब कोई दूसरा डिवाइस जब तक नहीं आएगा तब तक जनरेशन कंप्यूटर की चेंज नहीं होगी। तो आपको कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियां आपने समझी होगी भी। कंप्यूटर की शुरुआत एक बड़े कंप्यूटर के साथ हुई थी। फिफ्थ जनरेशन में आते आते कंप्यूटर का जो आकार है वो इतने बड़े से इतना छोटा हो गया कि एक मोबाइल फोन के रूप में हमारी पॉकेट के अंदर समा गया। तो आइए फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटरों की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज शुरू हो चुका है। कंप्यूटर अब सोचने, निर्णय लेने और सीखने में सक्षम हो रहे हैं। चैटबॉट, फेस रिकॉग्निशन, रोबोटिक, स्मार्ट असिस्टेंट जैसे सिरी, अलेक्सा, चैट जीपीटी जैसे एप्लीकेशन, AI टूल विकसित हो चुके हैं जिन्होंने इंसान का काम बहुत ही कम कर दिया है। सुपर फास्ट गति, अब कंप्यूटर नैनो सेकंड में कार्य करते हैं। प्रोसेसर अब मल्टी कोर, क्वांटम और न्यूरल प्रोसेसर तक पहुंच चुके हैं। नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो 5G टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग का युग आ चुका है। कंप्यूटर अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और डेटा को साझा कर सकते हैं। वास्तविक समय में काम, रियल टाइम प्रोसेसिंग,
जब आप कमांड देते हो तो जिस प्रकार हम रियल लाइफ जी रहे हैं उसी तरीके में कंप्यूटर भी रियल लाइफ की तरह ही काम करते हैं। जैसा आप निर्देश दोगे उसी तरीके से तुरंत काम होता है। जैसा कि लाइव डाटा एनालिसिस, आज आप किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव बात कर सकते हो, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो, मौसम की भविष्यवाणी जैसे कार्यों को भी अब करना संभव हो चुका है। कहने का मतलब हमारा सिस्टम, हमारा कंप्यूटर स्मार्ट सिस्टम बन चुका है। सेल्फ ड्राइविंग कार, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, ये सब इसी पीढ़ी का एक हिस्सा है। ये पीढ़ी दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही है। एग्जाम्पल है 5th जनरेशन के AI, चैटबॉट, चैट GPT, गूगल, ब्रांड आदि इसी पीढ़ी के उदाहरण हैं। स्मार्टफोन, AI आधारित मोबाइल, फेस ID, वॉइस असिस्टेंट, सुपर कंप्यूटर जैसे फुगाकू जापान का कंप्यूटर है, सुमित USA का सुपर कंप्यूटर है। क्लाउड सिस्टम विकसित हो चुका है, गूगल क्लाउड, एज्यूर क्लाउड, AWS क्लाउड। क्वांटम कंप्यूटर जो है भविष्य की ओर एक सुनहरा कदम है, IBM गूगल द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्रोग्रामिंग भाषाओं की अगर बात की जाए, पाइथन, R, जावा, लिस्प और प्रोलोग जैसी भाषाएं विकसित हो चुकी है। AI, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक के लिए इनका यूज बढ़ता जा रहा है। स्टोरेज की अगर बात की जाए तो क्लाउड स्टोरेज होने लग गया है। SSD, हार्ड डिस्क की जगह SSD ने ले ली है। बिग डाटा स्टोरेज सिस्टम, अब डाटा को तुरंत स्टोर किया जा सकता है। अत्यधिक डाटा को स्टोर करने के लिए या सुरक्षित करने के लिए प्रोसेसर की क्षमता भी बढ़ चुकी है और कंप्यूटर बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा डाटा स्टोर कर सकता है। तो ये थी कंप्यूटर की 5th जनरेशन। हमने कंप्यूटर की 1st, 2nd, 3rd और 5th जनरेशन के बारे में इस चैप्टर में सीखा है। तो आप समझ गए होंगे कि 1st जनरेशन से 5th जनरेशन तक का जो सफर था वो किस प्रकार रहा। 1st पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब, 2nd में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर की जगह फिर किसने ली? IC ने। इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का आरंभ हो चुका था। इस प्रकार आज के जो कंप्यूटर हैं वो CPU पर चलते हैं यानी कि माइक्रो प्रोसेसर पर काम करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको नोट्स चाहिए तो अपने टीचर से संपर्क कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हो।